नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। राजनीतिक संकट झेल रहे उद्धव ठाकरे के सारे रास्ते क्या बंद होते दिख रहे हैं? शिवसेना के ज्यादातर विधायकों को अपने कैंप में शामिल करा चुके एकनाथ शिंदे क्या कानूनी लड़ाई में भी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं? ये गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि 16 शिवसेना के विधायकों को अयोग्य करने का उद्धव का दांव सुप्रीम कोर्ट में उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को मोहलत दे दी है और कहा है कि 12 जुलाई तक वो डिप्टी स्पीकर को जवाब दे सकते हैं। पहले ये वक्त आज शाम 5:30 बजे ही खत्म हो रहा था, मतलब 12 जुलाई तक ये विधायक अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकेंगे। कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को लेकर डिप्टी स्पीकर के अधिकार को ही चुनौती मिली है, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले ही शिंदे कैंप पेश कर चुकी थी। इसलिए सवाल पब्लिक का आज जो उठता है वो ये कि उद्धव के सामने अब क्या विकल्प बचा है? क्या उन्हें मौजूदा समीकरणों के बीच फ्लोर टेस्ट में जाना होगा या फिर इस्तीफा देने के लिए वो मजबूर होंगे? यही है आज पब्लिक का सवाल। आगे की बात मैं करूं उससे पहले बीजेपी कैंप से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे पास आ रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो सकती है। उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। अगली 24 घंटों में महाराष्ट्र के मामले पर बीजेपी खुलकर सामने आ सकती है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि बीजेपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के नेता बैठकर यहां दिल्ली में एक मीटिंग बुला सकते हैं और इस पर अपनी राय सब महाराष्ट्र के विधायक दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में यहां से आगे चलकर क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है। बड़ी बैठक दिल्ली में अगले 24 घंटे में बुलाई जा सकती है, ये हमारे सूत्रों का कहना है। शिवसेना में पहले भी बहुत विद्रोह हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ठाकरे परिवार बैकफुट पर नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के दाव को जो चुनौती दी, उसे शुरुआती सफलता मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिंदे कैंप के 16 विधायकों को मिले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने का समय 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने आदेश से पहले उनके पास सिर्फ आज तक का समय था। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे कैंप के इन 39 विधायकों को उनके परिवार के जान माल की सुरक्षा का आदेश भी महाराष्ट्र सरकार को जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 3 दिनों में अपने पक्ष रखने को कहा है और कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई करेगी। और इस वक्त कोर्ट के इस आदेश के बाद शिंदे कैंप में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और ये खुशी छुपाए नहीं छिप रही। थाने में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सब बता रही हैं जो शिंदे कैंप में इस वक्त चल रहा है। अब सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे के सामने ऑप्शन क्या है? क्या वो फ्लोर टेस्ट करवाएंगे या इस्तीफा दे देंगे? और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के सामने क्या ऑप्शन है? क्या वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे? आइए आपको महाराष्ट्र विधानसभा का फ्लोर स्ट्रेंथ दिखाऊं। 288 स्ट्रेंथ है पूरे महाराष्ट्र असेंबली की। एक सीट इस वक्त खाली है, यानी कि 287। ये आपके स्क्रीन पर नंबर है।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे के साथ बागी जितने नेता हैं और जितने विधायक हैं वो हैं 40 जो शिवसेना के हैं और 7 बल्कि 9 निर्दलीय, 49 और 113 जो बीजेपी और निर्दलीय का कॉम्बिनेशन विपक्ष में इस वक्त बैठा हुआ है, दोनों मिला दें तो 162 बन जाते हैं। हाफ वे हाउस 145 नंबर है। बीजेपी, शिवसेना के बागी विधायक और निर्दलीय मिलाकर ये आराम से सरकार बनाने की इस वक्त पोजीशन में है। अब मैं आपको टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाताओं ने सूत्रों के जरिए जो खबरें दी हैं वो भी बताना चाहती हूं। एक तरफ हमने आपको बताया कि अगले 24 घंटे में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी अहम बैठक हो सकती है जिसमें महाराष्ट्र के मुद्दे पर विचार विमर्श हो सकता है। खबर यह भी है कि आज कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। उधर बीजेपी इन वेटिंग, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री इन वेटिंग देवेंद्र फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने अपने काडर को यह कहा है कि वो एयरपोर्ट पर आने के लिए हर वक्त तैयार रहें, सही समय पर मैसेज दे दिया जाएगा। मतलब साफ है कि बीजेपी पूरी तैयारी में है। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि हमें चाहे 162 नजर आ रहे हो विधायक, लेकिन बीजेपी 170 विधायकों का समर्थन अपनी तरफ से बता रही है। इसका मतलब जो 15 विधायक उद्धव ठाकरे के पास बाकी बचे हैं, क्या उनमें से भी 8 एकनाथ शिंदे के कैंप में चले जाएंगे? सुनिए आज बीजेपी की बैठक के बाद बीजेपी के सीनियर नेता ने क्या कहा। आणि या चर्चेनंतर अजून वेट अँड वॉचची भूमिका घेण्याचा निर्णय झाला आहे। आम्हाला फ्लोअर टेस्टची मागणी करण्याची आज तरी आमच्या चर्चेतून गरज वाटत नाही। पार्टी में जिस और बहुमत होता है मूल पार्टी के वो नेता होते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2/3 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे? आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ है, तो हमने उसे बागी या बंडखोर कहना ये मैं उचित नहीं समझता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसे भले किसी एक पक्ष की जीत या हार ना मानी जाए, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए अब शिवसेना की विरासत पर अपने दावे को बरकरार रखने की चुनौती कड़ी होती जा रही है। और ऐसे में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाती हूं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। आदित्य ठाकरे को आपने सुना। फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर क्या आपको भी उनमें आत्मविश्वास की हल्की सी कमी नजर नहीं आई? शिंदे कैंप के विधायकों पर इस तरह का इमोशनल काट अगर चलना होता तो वो उसी दिन चल गया होता जिस दिन उद्धव ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले वर्षा को छोड़ा था और मातोश्री वापस आ गए थे। और उस दिन भी जब उन्होंने सबसे पहली बार फेसबुक पर इन सारे बागी विधायकों को कहा था कि आप वापस आओ, मुझे आंख में आंख डालकर मुझे सामने से कहो तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। लेकिन आज तक ये हुआ नहीं, कोई भी विधायक लौटा नहीं, बल्कि 2 इस तरह के फेसबुक चैट्स पर उद्धव ठाकरे ने जब कहा, उनकी तरफ से विधायक कम ही हुए हैं। इस बीच उद्धव कैंप की ओर से दिए जा रहे आक्रामक बयानों को भी खूब चर्चा में पाया जा रहा है। आज शिंदे कैंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में भी इसे सामने रखा। सुनिए संजय राउत के बयानों को
जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि सारे विधायकों की सुरक्षा करनी अनिवार्य है महाराष्ट्र की पुलिस को। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार। कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, और पब्लिक का पहला सवाल यह है कि उद्धव के सामने विकल्प क्या बचा है, फ्लोर टेस्ट या इस्तीफा। सवाल नंबर 2, क्या शिवसेना की लड़ाई में उद्धव पर शिंदे का पलड़ा भारी हो गया है, यही पूछ रही है पब्लिक। और सवाल नंबर 3, शिवसेना के संकट में बीजेपी अब खुलकर मैदान में आएगी, यही है सवाल पब्लिक के। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी, नेता शिवसेना, डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ अमित सिन्हा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और सुहेल सेठ, मार्केटिंग गुरु। पहले सबसे मैं जाऊंगी जिनके पास, उनका नाम है दीपक केशरकर, जो एमएलए हैं शिवसेना के, एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो हैं और जो गुवाहाटी में है। दीपक जी, आपके साथ पहली बार हमारी तब बातचीत हुई थी सवाल पब्लिक का शो पर, जब आप मुंबई में थे और कोशिश कर रहे थे कि दोनों गुटों में कहीं ना कहीं मेल हो जाए, और उसके 12 घंटे के बाद आप गुवाहाटी चले गए। आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि गुवाहाटी से मुंबई कब लौटेंगे और फ्लोर टेस्ट की पेशकश होगी कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि जो भी गुट समझता है कि वो पावर में आएगा या जो है उसे फ्लोर पर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी पड़ेगी। तो क्या फ्लोर टेस्ट अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आप मांगेंगे? मैडम 24 या 28 घंटों में मांगेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये प्रोसीजर होनी चाहिए। और ये सब लीगल क्वेश्चंस है, तो जो ज्येष्ठ विधिज्ञ हैं, विधि तज्ञ हैं, उनके साथ चर्चा की जाएगी, स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाएगी, और उसके बाद हम लोग जरूर मुंबई आएंगे। जाना तो मुंबई है, फ्लोर टेस्ट, और जैसे ये राउत साहब बोल रहे थे, ऐसे रास्ते पे कोई मुख्यमंत्री तय नहीं होता, कोई सरकार तय नहीं होती, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होती है। तो हम लोग ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में करेंगे। इस वक्त लेटेस्ट क्या स्कोर है आपका? 39, 40, कितने हैं शिवसेना के एमएलएज और कितने निर्दलीय? मैडम 39 है शिवसेना के जो विधायक थे उसमें से, और रिमेनिंग आर इंडिपेंडेंट्स। एक तो पार्टी के जो पार्टी हमको सपोर्ट कर रही थी उसको प्रहार पार्टी बोलते हैं, उनके 2 सदस्य हैं। तो टोटल हम लोग करीब 51 है, और ये संख्या 2 से बढ़ सकती है शायद। अभी मैं कुछ ये नहीं कह सकता ठीक से, लेकिन शायद 2 से बढ़ जाए। तो यानी कि फ्लाइट में और 2 विधायक बैठ चुके हैं? सॉरी मैडम, मैंने कहा शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के 2 और सपोर्टर क्या फ्लाइट में बैठ चुके हैं, गुवाहाटी आ रहे हैं? जैसे भी वो फ्लाइट में बैठ जाएंगे हम आपको बोल देंगे, क्योंकि पहले से उनके नाम अनाउंस करना अच्छा नहीं है। कोई अपना ये भी बदल देता है डिसीजन, तो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। जैसे ये कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जब आएंगे तो 15 हमारे साथ आएंगे, तो ये तो सपना है, और हकीकत को उनको जान लेना चाहिए।
उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अब बहुमत में नहीं रही। और जो भी टैक्टिक्स उन्होंने किए थे टाइम किलिंग के लिए और प्रेशर के टैक्टिक्स, ये थे उसमें से अहम था वो डिस्क्वालिफिकेशन का था, वो तो निकल गया। फिर उनकी दूसरी कोशिश ये थी कि वहां पे दंगे करे और प्रेशराइज करे, वो भी निकल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां पे सबको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो एक खुला वातावरण बनने में एक 3-4 दिन लगते हैं, तो उतने दिन के बाद हम लोग जाएंगे जरूर। एक खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे जी आज सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बाद रेजिग्नेशन देना चाहते थे, सोशल मीडिया पर देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार जी ने उन्हें रोका। क्या आप इसका कोई कॉन्फर्मेशन दे सकते हैं, या आप समझते हैं कि उन्हें इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि नंबर उनके पास नहीं है? देखिए, शरद पवार जी आज तक 3 बार हमारी पार्टी तोड़ चुके हैं, और एक बाला साहब का सपना था कि एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री के सीट पे आ जाए, और उसके लिए जो नाम उद्धव साहब के मन में था वो एकनाथ शिंदे जी का था। लेकिन वो 2.5 साल तो हमारे जो शिवसेना के थे, जब हमने इकट्ठा लड़ा ये की थी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी बीजेपी के साथ, तो ये पब्लिक का मैंडेट था कि शिवसेना बीजेपी सत्ता में आ जाए। इसके बावजूद उद्धव साहब ने जो निर्णय लिया, उसके कारण हम लोग तो उनके साथ रहे, लेकिन वी आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम कि ये ठीक नहीं है, हम लोग बीजेपी के साथ वापस जाते हैं। लेकिन ये जो निर्णय लेना था उसमें बहुत देर हो गई, और ये समय भी अभी निकल गया है। फिर भी मैंने आज ब्लॉग डाला है, उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि आज भी हमारे जो आदरणीय पक्ष प्रमुख है वो निर्णय ले बीजेपी के साथ जाने का, और एक अच्छे ढंग में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, तो एक अच्छी तरह से एक अच्छी सरकार आए जो उनके नेतृत्व में आए, मतलब वो उनको आशीर्वाद दे। और बाला साहब का जो सपना था कि पोस्ट पे मेरा शिवसैनिक बैठेगा, तो शिंदे साहब के जैसा शिवसैनिक तो आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हुई है पूरी की पूरी शिवसेना में हुई है। तो एक बाला साहब का सपना भी पूरा हो जाएगा। किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी जी, आपके सारे साथी जो वहां बैठे हैं अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आप मान जाएं कि जिस रास्ते में आप चले थे जब वोट मांगा था, उसी रास्ते पर वापस आ जाएं। क्या उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देना चाह रहे हैं, शरद पवार उन्हें रोक रहे हैं, ये आपका रास्ता है, या आपका रास्ता अब भी बीजेपी की तरफ जा रहा है, जिस तरह से गुवाहाटी वाले विधायक आपसे मांग कर रहे हैं शिंदे कैंप की? नहीं, देखो, दीपक केसरकर ये जमीन के नेता है, और इन्होंने जहां से ये चुन के आते हैं, ये पहले तो प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन थे और वो सत्ता में फिर आए, लेकिन वो खुद की ही एक अपनी जमीन है उनकी, और एक बड़े मार्जिन से चुन के आते हैं और बड़े संयमशील नेता है। अब मैं उनसे एक बात कर देता हूं आपके माध्यम से कि जो बयानबाजी हो रही है वो मीडिया के बयानबाजी पे न जाते हुए वो सीरियस हो जाए। अभी हम तो चाहते थे कि दीपक केसरकर ही एकनाथ शिंदे को परस्यू करके लौटा लेंगे। अब क्या हुआ है कि दीपक जी मेरे बड़े भाई तरीके, मैं कभी उनसे विवाद भी नहीं करता, और जो वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने बहुत आदर्श काम किया। लेकिन कैसा है, जो भी लोग वहां है वहां पर वो 40 साल 42 साल 45 साल शिवसैनिक रहे वाले हैं, और वो लोगों की जो आत्मा की आवाज है, तो आत्मा की आवाज में कहीं ईडी का डर और कुछ बातें तो नहीं है, ये मुझे बताना है। अगर दीपक जी ये बार बार कहा जाता है कि आप ईडी के डर से गुवाहाटी में बैठे हैं या बीजेपी का रुख कर रहे हैं। आप किशोर तिवारी जी को सीधा जवाब दीजिए, क्या आप ईडी के डर से वहां बैठे हैं, या शिवसेना जो अपने रास्ते से भटकी उसकी वजह से, जो आप ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं? ये मामला आज सेटल होना पड़ेगा। मैडम, 2 या 3 लोगों को ईडी या इनकम टैक्स की नोटिस आ चुकी है, तो 50 लोग कैसे आएंगे? एक साथ 51 लोग आए हैं, उनको थोड़ी ईडी की नोटिस मिली है। और हम आज नहीं बोल रहे, लास्ट 1.5 ईयर वी आर टेलिंग उद्धव जी कि आप निर्णय ले लो। इसके लिए कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी हमने अरेंज करवाई थी, मुझसे जो भी हो सका। ये सही है कि मेरी कोशिश रही है कि पैचअप हो जाए, और मैं इसे चाहता था कि सेना और बीजेपी इकट्ठा चले। ऑनरेबल पीएम मोदी साहब बहुत
इज्जत रखते हैं मातोश्री की, वो उद्धव साहब को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो क्यों ना जो भी इनके बारे में हो गया, थोड़ा सा उनके जो फैमिली मेंबर्स है उन पे कुछ आरोप किए गए, ये कभी महाराष्ट्र में होता नहीं कि कोई मातोश्री के बारे में बोले, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसी समय मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि इन टाइम डिसीजन लेना चाहिए। मैडम, आप जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास ये समय नहीं रहता, लेकिन ये समय की अहमियत समझनी चाहिए, प्रॉब्लम की अहमियत समझनी चाहिए, उस पर डिसीजन लेने चाहिए कि जो शिंदे साहब कल तक अगर उनको उद्धव साहब पूछे कि आपको मुख्यमंत्री बनना है क्या, तो उनके आंख में आंसू आ जाते थे, इतना वो प्रेम करते हैं उद्धव जी से। तो वो जो बोल रहे थे कि सर हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उनका सुनना चाहिए था, क्योंकि ये पद के लिए नहीं। किशोर तिवारी जी, जवाब दीजिए। मुद्दा ईडी का नहीं है, मुद्दा ईडी का है ही नहीं, आप इसको बार बार ईडी का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? नहीं, एक दीपक केसरकर से मैं कोई भी विवाद या कोई डिबेट करने के मूड में नहीं हूँ। दीपक केसरकर को मैंने ये पूछा कि यहाँ पर कुछ विधायकों ने बोला कि हमको भी बड़ी पैसे की ऑफर दी गई, चार्टर प्लेन उड़ रहे हैं, ये बीजेपी शासित राज्य में है, बीजेपी का संरक्षण है, और ये सब अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मैं दीपक केसरकर की बात से सहमत हूँ कि उनके साथ 50 लोग भी आ जाएंगे और 52 लोग आ जाएंगे और बाप बेटे ही रह जाएंगे, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये 52 लोग भी आके उद्धव जी को बोलेंगे तो ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अगर चाहती है कि बाला नहीं, आपने कहा कि ये जो 51 लोग गए हैं इनको पैसे का ऑफर था। पहले तो इस बात पर पूछते हैं दीपक जी, बीजेपी ने आपको खरीदा है, पैसे दिए हैं, चार्टर्ड प्लेन्स दिए हैं, ये शिवसेना का कहना है। क्या आप इन्हें सीधा जवाब दे सकते हैं? क्या आप इसलिए छोड़कर गए हैं शिवसेना क्योंकि वहां से चार्टर प्लेन और 5 स्टार होटल स्टे और पैसे मिले? मैडम, 5 स्टार होटल में वैसे भी हम लोग रहते हैं जब हमारा इलेक्शन रहता है, हम तो कैसे दिखाने के लिए कोई खर्चा करते नहीं है। लेकिन आप जब सेफ जगह पे रहते हैं, तो कोरोना का काल भी चल रहा है, नहीं तो हमको अगर गेस्ट हाउस में भी बोला जाता कि यहाँ पे रहो तो भी हम लोग रहते। और जहां तक सवाल है पैसे से लोगों को खरीदने का, तो मैं कभी पैसे से बिका नहीं हूँ, और मेरा इतना बड़ा एक संघर्ष हुआ, वो मुझे चाहते तो कभी भी खरीद सकते थे, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने जो थॉट्स है, अपने जो प्रिंसिपल्स है उस पर विश्वास करता हूँ, और मैंने बहुत कोशिश की साहब को मनाने के लिए, लेकिन ये इतने प्यार में है एनसीपी के, तो वो सब भूल गए कि ये हमारे लोग हैं। एनसीपी ने हमको 4 बार तोड़ा है। किशोर तिवारी जी, आरोप सीधा आपके दरवाजे पर है कि आपको अपने शिव सैनिकों से ज्यादा एनसीपी से प्यार मोहब्बत हो गई है। अब आप उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं, अपने शिव सैनिकों की कम। आप बता दीजिए, क्या ये सही है, या आपके पास अगर नाम है उन लोगों के जो बिकाऊ हैं और जिनको पैसे मिले हैं, तो आज सार्वजनिक तौर पर कह दीजिए कौन है वो लोग, और जनता के सामने आपको ये कहना पड़ेगा अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जनता को इनका हिसाब करना पड़ेगा और कोर्ट्स को इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। आज किशोर तिवारी जी, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो नाम लेकर बताइए। देखो, हमारे जो विधायक थे कन्नड़ के, वो राजपूत साहब ने बोला कि मुझे पैसे की ऑफर कौन थी। बोला? और कौन बोला? नाम लेकर बताइए। यशवंत राजपूत साहब है, उन्होंने भी बोला, और मैं बता रहा हूँ ये पूरा जो विद्रोह हुआ इसका पूरा मॉनिटरिंग देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और बीजेपी इसमें टोटली इन्वॉल्व है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी को सत्ता बनानी है महाराष्ट्र में किसी भी हालत में, तो उन्होंने उद्धव जी से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब ने भी देखा कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत ये उद्धव जी के पास ही रही, तो उद्धव जी को टाल के
लोकसभा अमिताभ के सिन्हा चुनाव में जी, वो नहीं जा सकते। अमिताभ सिन्हा जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, यशवंत राजपूत नाम लिया है। मुझे लगता है आपको कोर्ट में ये नाम पेश करना चाहिए, क्योंकि आरोप लगा है, इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इन्हें पैसे ऑफर किए और ये जाने के लिए तैयार थे। और दूसरी बड़ा आरोप लगा रहे हैं किशोर तिवारी जी। वो गए नहीं। तथ्य क्या है आपके पास कि पैसे का ऑफर हुआ था? नितिन देशमुख ने कैमरे पे बोला है, वैभव पाटिल ने बोला है, तो ये सब कैलाश पाटिल ने बोला है, तो ये सब चीजें कैमरे पे बोली गई है। और सिन्हा साहब, दीपक केशेकर जी, क्या ये चीजें जो कैमरे पर बोली गई हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, कैमरे पे जो उन्होंने बोला है उसका उनको एफिडेविट करना चाहिए। अगर एफिडेविट झूठा निकला तो उनको जेल में जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। किशोर तिवारी जी, आपने 4 नाम लिए हैं, क्या ये शिव सैनिक जो इस वक्त विधायक हैं उद्धव ठाकरे के साथ हैं, क्या आप शिवसेना की तरफ से इनके नाम और इनके एफिडेविट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं? इतना दम है आप में तो डालिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नहीं, देखो, ये सब चीज तो और बहुत लोगों के भी नाम से हम एफिडेविट करेंगे। ये लोग लौट के तो आ जाए। अभी ये नहीं, लौट के तो नहीं आ रहे ना। 2 बार, 4 बार, 10 बार आपने बुला लिया, कोई लौट कर आ नहीं रहा। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे के दम पर गए हैं। आप बताइए किस को पैसा मिला है, आपके पास क्या सबूत है, और ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये देखो, इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन दीपक केसरकर ये हमारे आदमी है वहां, और दीपक केसरकर से मैं कोई विवाद उपस्थित नहीं करना चाहता। और वाणी के वजह से, सम्यक वाणी रहने की वजह से आपने कहा ये आपके आदमी है दीपक केसरकर जी। आप क्या किशोर तिवारी और शिवसेना के आदमी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल शिवसेना का हूँ मैडम। मेरे लीडर उद्धव साहब है, आदित्य साहब मेरे लीडर है, लेकिन मैंने जो भी उनको कहा उन्होंने माना नहीं। मेरे पीछे गाड़ियां लगी, उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। तो मैंने एक प्रेस लिया मुंबई में, मैंने सीधा बोल दिया कि ऐसी प्रवृत्तियों से झगड़ के उन पे विजय प्राप्त करके मैं कोंकण में मैंने बाला साहब का सपना पूरा किया है, और इसी तरह से का बर्ताव आप मेरे साथ करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये बोल के मैं निकल गया मुंबई से, ऐसे ही नहीं निकल गया। और जाने से पहले मेरी वाइफ बीमार थी, उनकी मैंने अरेंजमेंट की। मेरी इकलौती लड़की है, उसको बुलाया, उनको बोला कि अपनी माँ की आप ये देखरेख करो, और मैं निकल गया। लेकिन ये जो प्रवृत्तियां हैं, जो गाड़ी लेके पीछे लग जाती है, जो आपकी गाड़ी को एनसर्कल करती है, चाहे वो प्रवृत्तियां मेरे खुद के पार्टी से भी क्यों न हो, मैं तो उनके साथ संघर्ष करूंगा ही करूंगा। तो मेरी ये सलाह है या रिक्वेस्ट है कि उनको उद्धव साहब रोक ले। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग जनता की नजर में भी अभी गिरने चालू हो गए, और इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, जेडपी के हैं, नगर पालिका के हैं, कॉर्पोरेशन के हैं। तो इससे आपको जो मतदान मिलता है उसमें एक आपकी जो छवि है, एक सोबर छवि है, एक सॉफ्ट स्पोकन लीडर की छवि है, उसको ये ठेस पहुंचाती है। बिल्कुल। और इसलिए आपकी लेकिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं, और मैं बाकी पैनलिस्ट को भी बीच में लाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं सुहेल सेठ जी आपसे पूछना चाहती हूँ। सुहेल सेठ जी, आपने देखा यहाँ टेलीविजन पर शिवसेना पार्ट 1, शिवसेना पार्ट 2 की हम बातचीत करा रहे हैं। इनके आपस में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है कि ये बिक गए हैं, और दूसरा कह रहा है कि आप हमसे नहीं एनसीपी से मोहब्बत करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये है लोकतंत्र? नाविका जी, मैंने तो आपके प्रोग्राम पे कई बार कहा है कि जो हम देख रहे हैं ये लोकतंत्र का खिलवाड़ है, मतदाताओं की आशाओं का खिलवाड़ है। दीपक जी ने कहा, किशोर जी ने कहा, अपने अपनी साइड के उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे, पर महाराष्ट्र में आज आईएमडी ने कहा है कि 70% लेस रेनफॉल होने की आशा है। असम में बाढ़ है। ये पार्टीज अपने सत्ता में रहने की या जो भी है उसकी होड़ में लगी हुई हैं। जो आम आदमी है वो पिस रहा है, कोई उसकी चिंता ही नहीं कर रहा। आप मुझे कहिए
कि यहाँ हमारे देश में क्या ये एमएलएज और एमएलएज फैमिलीज के लिए पुलिस गार्ड करेगी? क्या यही सिक्योरिटी हमारे देशवासियों के लिए है? और क्या यही सीरियसनेस है इन एमएलएज का? कोई भी एमएलए हो, मैं ये नहीं कहना चाहता शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इलेक्शंस हुए, प्री पोल अलायंस बीजेपी और शिवसेना में थी। प्री पोल अलायंस उन्होंने क्यों नहीं रिस्पेक्ट की, वो जानते हैं। पर आज जहां स्थिति है वहां पे कॉमन मैन इन महाराष्ट्र वो पिस रहा है। लोग 5 स्टार होटल्स में हैं, गेस्ट हाउसेस में हैं, चार्टर्ड प्लेन्स में जा रहे हैं। आपने तो पूरे डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। और ये बार बार हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार होता रहा है। राजस्थान में भी हुआ था, पहले ये हरियाणा में भी हुआ था। आप क्या गणतंत्र इस रिपब्लिक को ऐसे चलाएंगे? आप इस देश की डेमोक्रेसी को ऐसे चलाएंगे कि लोगों को आप 5 स्टार होटल्स में रख के फोर्स करें? सुप्रीम कोर्ट के पास इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। दिस इज अ हाई कोर्ट मैटर। सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके पास इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स है, ये अहमियत इन लोगों के लिए है। अब तो आपने तो जूरिस्प्रूडेंस ले ली, आप प्राइवेट जेट्स में जा रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, मतदान कोई और कर रहा है, डिसाइड कोई और कर रहा है। तो मेरी सिर्फ एक ही विनती है, ये जब ये खेला खत्म होगा, जल्दी से जल्दी आप खत्म करके जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुहेल सेठ जी। और मैं सीमा मलिक जी से पूछना चाहूंगी, सीमा मलिक जी, शरद पवार जी बार बार रोक रहे हैं उद्धव ठाकरे को रेजिग्नेशन देने से, ऐसा क्यों? जब नंबर नहीं है, लोकतंत्र में अरिथमेटिक बहुत जरूरी होती है, तो जब नंबर नहीं है तो ये सरकार चलेगी कैसे? और अगर तो सरकार चलेगी नहीं तो ये तमाशा कब तक चलेगा? क्या शरद पवार जी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते? या एक जमाना था कि हम नैतिकता पे, मोरालिटी पे। देखिए मैडम, शरद पवार जी के बारे में जहाँ तक आप कह रही हैं, एक देश के बहुत बड़े नेता हैं और वो कुछ भी कहेंगे तो कुछ सोच समझ कर कहेंगे। और जिस तरह से आप इस चीज़ों में, ये जो चीज़ें हुई हैं अभी, आप देखिए इनका सूत्रधार कौन है। और जैसे कि अभी मिस्टर सुहेल कह रहे थे, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये जो आज लोकतंत्र में हुई है। एक ऐसा आपके सिंघम या धर्मवीर जो भी हैं, जो कि पहले 2019 में तो उनको कहते हैं कि हाँ हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसके सडनली 2.5 साल के बाद उनको हिंदुत्व की याद आती है और वो बोलते हैं कि नहीं अब तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। जस्ट एक आदमी की महत्वाकांक्षा की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, आप ये भी देखिए। किसकी महत्वाकांक्षा? जिस तरह से ये कह रहे थे कि की बात कर रही हैं आप, वो कहते हैं कि मेरे पीछे उद्धव ठाकरे जी की बात कर रही हैं। महत्वाकांक्षा किसकी? शरद पवार जी की बात कर रही हैं कि उद्धव ठाकरे जी की बात कर रही हैं? बात नहीं कर रही हूँ, किसकी? उद्धव ठाकरे जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं जी। तो किसकी बात कर रहे हैं जी? मैं उद्धव ठाकरे जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो लोग छोड़ के इस समय शिवसेना गए उनकी बात कर रही हूँ। तो सडनली उनको 2.5 साल के बाद ये बात याद आती है। दीपक जी, आप पर आरोप है कि आपकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि आप सरकार को पलट रहे हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा पूरे राज्य को डुबो रही है, ये एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक जी का कहना है। तभी आपको समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैडम बोलिए, ये इनका खत्म होने के बाद मैं जवाब देता हूँ, नहीं तो उनको ऐसे लगेगा कि मैं आधा ही जवाब दे। आप बोलिए मैडम। तो दे दीजिए 1 मिनट। बोलिए, मैं बाद में जवाब दूंगा। 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए मैम जी। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अभी तक तो ये बातें हो रही थी कि हाँ इसमें हम बीजेपी कहीं भी नहीं है, और ये केवल ये एक मास्टरमाइंड कौन है इस बात को सब लोग जानते हैं। और इन चीज़ों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि सडनली आप 2.5 साल तक सरकार में रहते हैं, फिर आपको हिंदुत्व याद आ जाता है। और आज किसी को भी ये चिंता नहीं है। अगर मैं कहूँगी तो मेरे से उल्टे पूछेंगे कि आप गई हैं आसाम, आप क्यों नहीं जाके काम करते? तो भाई वहाँ की गवर्नमेंट काम करेगी या हम काम करेंगे? जिस तरह से वहाँ पे बाढ़ आई हुई है और जिस तरह से वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आखिर कौन है वो व्यक्ति जो इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन चीजों पे, चार्टर्ड प्लेन्स और ये जो एक रिसोर्ट कल्चर और एक 5 स्टार कल्चर चल रहा है। तो ये चलिए सीमा जी आपको केशरकर जी जवाब दे रहे हैं। पार्टी है जो महाशक्ति है, आप रुक जाइए, आपको केशरकर जी जवाब दे रहे हैं। वैसे शायद आपने आसाम के मुख्यमंत्री जी का बयान भी नहीं देखा और उनका
जो फ्लड्स का मुआयना था वो भी नहीं देखा। मैं आपको वीडियोस भेज दूंगी या चैनल हमारा देख लीजिए, उस पर सब कुछ दिखाया जा रहा है। पर दीपक जी जवाब दीजिए सीमा जी। अगर वो शांत हो जाएंगी तो मुझे जवाब देने में थोड़ी के लोग सफर नहीं करते। मैडम अगर आपका पूरा करेंगी तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप जल्दी से पूरा कीजिए, क्योंकि बाकी लोग भी बोलने वाले हैं और समय लिमिटेड रहता है। जी तो जी आप जवाब दीजिए दीपक जी, आप जवाब दीजिए दीपक जी। देखिए मैडम, मैंने ये सवाल 1.5-2 साल से मैं बोल रहा हूँ उद्धव जी के साथ, और मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो गई और उसके पूरे सबूत मेरे पास है। तो मैं इतनी इज्जत करता हूं अपने लीडर्स की, तो मैं उसको जाहिर नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि 2.5 साल के बाद हमने ये मुद्दा उठाया, तो ये बिल्कुल गलत है। जब हमें ये रियलाइज हुआ कि जो एनसीपी इलेक्शन हार चुकी थी, जो कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी थी, और उसको सत्ता में आने का जरिया एकमात्र शिवसेना था, क्योंकि शिवसेना का और बीजेपी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा वो कमिटमेंट नहीं कर सके, इस वजह से ये आगे सत्ता में। लेकिन इनके जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, अपना वहां का उम्मीदवार जाहिर करते थे। मतलब हम वहां पे विधायक है, लेकिन इनका एक उम्मीदवार रहेगा जो कल चल के एमएलए बनेगा, ऐसे डिक्लेयर करते थे। हमारे जो एमपीज है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, वहां पे अपना उम्मीदवार कौन रहता था उसके नाम अनाउंस करते थे। तो ये अलायंस, ये प्रिंसिपल है क्या जिसपे आप इकट्ठा आ जाते हैं। एक तो लोग आपको हरा चुके थे, फिर भी जिस शिवसेना की वजह से आप सत्ता में आ गए, उनको ही आप हराना चाहते हैं, मतलब आप शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। और मैंने बार बार ये चीज उद्धव जी को बताई है, चाहे आदित्य जी अभी उम्र में छोटे हैं फिर भी हमारे लीडर हैं, तो शायद उनको भी पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा था, किसके लिए कर रहा था। ये तो उनके लिए ही कर रहा था। Last 6 months I am telling him that everything is not well, please give me time for alone। मुझे एक व्यक्तिगत आपकी मुलाकात चाहिए मैडम। मुझे कहने में बहुत दुख होता है कि जो आदमी ने बाला साहब का सपना पूरा किया, उसको 6 महीने में एक भी ऐसी मीटिंग का मौका नहीं मिला। और सेठ साहब जो बोलते हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि हमें बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप वहां जाके देखिए वहां कैसी स्थिति पैदा हुई है। मेरी खुद की गाड़ी को 100-150 लोगों ने घेरा हुआ था, मेरे पीछे 4-4 गाड़ियां लगी हुई थी। फिर मैंने उनको फोन करके बोल दिया कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो मैं इसको सहन नहीं करूंगा। कल अगर मुझे ये गाड़ियां दिखाई दी तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। हालांकि मैं उद्धव जी को बहुत चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसा करेंगे। और मैंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, मैं ऐसे ही नहीं चला आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया कि मैं अभी निकल रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये मुझे मंजूर नहीं है। और आज भी जो एमएलए यहाँ रह रहे हैं वो अपनी खुशी से नहीं रह रहे, क्योंकि उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनके जो थ्रेट्स आते थे, कोई भी आदमी उसको अपनी जान प्यारी रहती है, और कोई भी एक पत्थर भी आता है और उनको लग जाता है तो उनके फैमिली का क्या होगा। मैडम, जब हिंसा होती है तो सामने वाला कौन है ये देखा नहीं जाता। और ये हिंसा बहुत बड़ी चीज है। आप सही कह रहे हैं दीपक जी, फैमिली की सुरक्षा और इस तरह का डराना धमकाना, क्या आज महाराष्ट्र में ये हो रहा है। और रतन शारदा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सीधा सवाल है कि धमकाकर लोगों को रखा जा रहा था। बड़े नेता हैं जिनको आपने बनाया, आप स्वयं कहते हैं कि बनाया हमने, ऑटो रिक्शा चलाते थे, हमने बनाया नेता। ये शिवसेना के लोग कहते हैं एकनाथ शिंदे जी के बारे में, लेकिन 6 महीने उन्हें मिलने का टाइम भी नहीं दिया जब वो पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। और वो मंत्री हैं उस कैबिनेट के। तो मैं पूछना चाहती हूं, ये किस तरह की सरकार चल रही थी? और क्या दीपक केसरकर जो कह रहे हैं कि इन्हें एनसीपी से ज्यादा और अपने शिवसेना की बात कम सुनाई दे रही थी? देखिए नाविका जी, जब से शुरू हुआ है सारा ये खेल, तब से मैंने कहा कि शिवसेना के जो बागी लोग हैं उनको मुख्य रूप से इसलिए अलग होना पड़ा कि उनको अपनी आने वाले इलेक्शन की चिंता है, उनको अपने वोटर बेस की चिंता है जिसको एनसीपी वाले खा रहे हैं। 2 साल तक जो चीफ मिनिस्टर केवल फेसबुक और टेलीफोन पे चला रहा था अपनी सरकार, वो इनको टाइम नहीं देता, लेकिन एनसीपी वाले सारे नेता अपने लोगों को टाइम दे रहे थे और ये सब देख रहे थे।
आज जो तिवारी जी की भाषा है, ये भाषा शिवसेना की है कि वो भाषा जो संजय राउत की भाषा है, जिसने कहा कि हम तो हिंसा में, हमारा तो हिंसा का स्वभाव है, ये चल रहा है तो हिंसा भी नहीं है, तो खाली शुरुआत है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं वो जो आगे जो उन्होंने भद्दी बात की उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने हर वायलेंस को जस्टिफाई किया, गाली गलौज किया, और आज तिवारी जो बड़े विनम्रता से पेश आ रहे हैं, असली शिवसेना कौन सी है। दूसरा, इसके तिवारी जी लगातार आप देखिए मायूस लग रहे हैं, जो मुस्कुराते हुए सूरज की तरह चमकते थे रोज, आज बड़े मायूस लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि खेल खराब हो रहा है। तीसरी बात, ये जिस नैतिकता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भगोड़ों को कोई जिताता नहीं है। भाई साहब, आपने बीजेपी शिवसेना के नाम पे वोट लिए, मैं भी उन दुर्भाग्यशाली लोगों से जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया, और वोट देने के बाद मैंने अपने एमएलए को कहा कि आपने धोखा दिया है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको वोट कभी नहीं दूंगा क्योंकि आपने धोखा दिया। ऐसे लाखों वोटर जिनको इन्होंने धोखा दिया, आज वो अगर कहेंगे हम सड़क पर मारेंगे, उस समय अगर बीजेपी के लोग ऐसा व्यवहार करते तो इनको कैसा लगता। बिल्कुल तीसरी बात, सही कह रहे हैं आप रतन शारदा जी, सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर काउंसिल हैं, बड़े वकील हैं सतीश मानेशिंडे जी, और मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें पूछना चाहती हूं इनसे। सतीश मानेशिंडे जी, सवाल पब्लिक का पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप महाराष्ट्र के कहा जाता है सबसे फेमस लॉयर हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज महाराष्ट्र में जो चल रहा है, क्या ये अनसर्टेनिटी जल्दी खत्म होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद फ्लोर टेस्ट हो सकता है 11 तारीख तक या उससे पहले? सबसे बड़ा पब्लिक का सवाल आज यही। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आजकल जो कुछ हो रही है बहुत दुखदायक चीज है, और हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे पर्टिकुलरली शिवसेना पार्टी में जो डिसिप्लिन पार्टी है, ऐसे पार्टी टूट जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि अगर बाला साहब होते तो पहली बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन नहीं टूटने वाला था, और दूसरी बात, आज जो हम देख रहे हैं वो कभी होने वाला नहीं था। क्यों ऐसा हो गया है हमें नहीं पता है, लेकिन हो रहा है, और मेरे ख्याल से इसको जल्द से जल्द समाप्त करने में फ्लोर टेस्ट के लिए मांग करेंगे तो अच्छा है। लेकिन इस स्थिति में जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेटस को की ऑर्डर दी है, तब तक जब कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी कोई फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर तो कोई स्टेटस को नहीं दिया है मानेशिंडे जी, जहां तक मेरी समझ है, उन्होंने सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टेटस को कहा है। जो क्वालिफिकेशन की है, जब तक वो डिसाइड नहीं होगी फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकती है। तो आप समझते हैं कि जब तक डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता? अगर फ्लोर टेस्ट मांगना चाहते थे तो पहले ही मांग सकते थे, आज तक किसी ने मांगा नहीं है, और फ्लोर टेस्ट मांगने के लिए रेजोल्यूशन पास करके भेजना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है स्पीकर के सामने। अगर किसी पार्टी को फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल आउट करना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट का परमिशन लेके वो टेस्ट कराना चाहिए। सतीश मानेशिंडे जी, इस वक्त गवर्नर के क्या राइट्स रहेंगे? गवर्नर जो पिछले एक हफ्ते से कोविड की वजह से अस्पताल में थे, कल लौटकर वापस राजभवन आए हैं, क्या गवर्नर इस तरह की स्थिति राज्य में देखकर फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर नहीं कर सकते? अगर कोई उनके सामने आके अपना मेजॉरिटी सबमिट करेंगे तो गवर्नर साहब अपने सेक्रेटरी के थ्रू फ्लोर असेंबली को रिकन्वीन कर सकते हैं और एक स्पेशल सेशन की कन्वीनिंग कर सकते हैं, अगर वो चाहिए तो। लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता कोई, क्योंकि उनको भी लीगल एडवाइस दी जाएगी, उसके मुताबिक वो चलेंगे। सतीश मानेशिंडे जी, तो आप कह रहे हैं कि गवर्नर के सामने किसी को जाना पड़ेगा, नंबर दिखाने पड़ेंगे और तब गवर्नर बुला सकते हैं, इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की रोक टोक अभी नहीं है, क्या मैं सही समझ रही हूं? हाँ, गवर्नर के सामने कुछ करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है।
तो सतीश मानुशिंडे जी, एक खबर, और आप भी मुंबई में रहते हैं, एक खबर और निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से कि आज भी उद्धव ठाकरे जी रिजाइन करना चाहते थे। एक बार उन्होंने पहले भी रिजाइन करने की पेशकश की थी, लेकिन शरद पवार ने दोनों बार उन्हें रोक लिया। इसके पीछे कोई खास कारण? क्योंकि नंबर में अगर देखा जाए, जिस तरह से डेमोक्रेसी में नंबर की जरूरत पड़ती है, नंबर उद्धव ठाकरे के फेवर में नजर नहीं आ रहे। कोई खास कारण जिसकी वजह से शरद पवार ने उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन करने से रोका है? उनके बीच में हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी अपना बोरी बिस्ती लेके वर्षा बंगला जो था चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस, उसको विकेट करके निकल गए हैं, तो यही सिद्ध होता है कि वो बहुत नाराज थे कि कोई उनके पार्टी के एमएलए फुट के सूरत चले गए और दूसरे ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसलिए वो नाराज होकर निकल गए होंगे। इसलिए पब्लिक की स्पेकुलेशन है कि वो रिजाइन करना चाहते थे। अगर रिजाइन करना चाहते थे तो एक दिन में कर सकते थे। सतीश जी, किशोर तिवारी जी यहाँ हैं शिवसेना के। उनका कहना है कि 4 ऐसे शिवसैनिक सामने आए हैं जिन्होंने सीधी तौर पर कैमरा पर ये माना है कि उन्हें पैसे ऑफर हुए थे अगर वो एकनाथ शिंदे जी के कैंप में चले जाएं, और वो कह रहे हैं खुले तौर पर इस तरह की खरीद फरोख्त के ऑफर आ रहे हैं। क्या ये इशू ऐसा नहीं है जिस पर कोर्ट में जाया जा सकता है? क्योंकि जनता के सामने इस तरह का स्टेटमेंट आना, सुओ मोटो इस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अगर देखिए ऐसा कोई एलिगेशन हो और उनके पास ठोस सबूत हो, वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाके करप्शन का केस बना सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है नरसिंह राव गवर्नमेंट के टाइम में भी ऐसे एक इंसिडेंट हुई थी और उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया था। इसलिए एंटी करप्शन में जाके अपना जो भी एविडेंस है, स्टेटमेंट है, वो दे सकते हैं। कार्रवाई जरूर हो सकती है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि ये शो है सवाल पब्लिक का और पब्लिक के कुछ सवाल आ रहे हैं। मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूं। हेमंत निगम लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या उद्धव ने अपनी सोच समझ पवार के पास और लीगल लड़ाई कांग्रेस के वकीलों के पास गिरवी रख दी है? सतीश मानुशिंडे जी, ये पब्लिक का इंप्रेशन है, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, शरद पवार जी महाराष्ट्र के टॉलेस्ट लीडर है। पूरे उनका एक्सपीरियंस है 50 साल का। अगर वो उनका कंसल्टेंसी करते हैं तो कोई गैर बात नहीं है। और दूसरी बात कि अगर कांग्रेस के वकील और एनसीपी के वकील शिवसेना के पक्ष में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए बहुत बार अपील हुए हैं। तो कोई अपना हक गिरवी नहीं रखता। मियरली गोइंग टू ए लॉयर, वो तो कोई पाप नहीं है। चलिए, लॉयर्स पर कोई खास रंग नहीं चढ़ता। अमिताभ सिन्हा जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि लॉयर किसी भी पार्टी के हों लेकिन किसी के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। ये लाइसेंस बड़ा अच्छा लाइसेंस है और इस केस में बड़ा क्लियर है कि अगर शिवसेना कांग्रेस के लॉयर्स यूज कर रहे हैं और शरद पवार जी की एडवाइस यूज कर रहे हैं तो शिव सैनिकों के लिए जगह तो बहुत कम है। के तो घटक। नविका जी, धन्यवाद। आपने अंत में मुझे थोड़ा भी बोलने के लिए एक अवसर दिया, मैं अनुग्रहित हूं। देखिए, अभी तक मैं लगातार सुन रहा हूं बहुत सारी चीज़ों को। मैं अपने विषय के बारे में नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना पक्ष सिर्फ रख दूंगा संक्षेप में, मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। देखिए, जहाँ तक कि इसका कानूनी पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने ये शोकॉज नोटिस वो भी सबों को नहीं देके बहुत ही शरारतपूर्ण तरीके से सिर्फ 16 लोगों को नोटिस दिया, उसको कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस पे स्टेटस को होगा और इसके बारे में सभी नोटिस इशू किया है कि लोग अपना पक्ष रखें। उसमें जो डिप्टी स्पीकर भी हैं, जो उसमें मुख्यमंत्री पक्ष भी है उद्धव ठाकरे का, और साथ में जो आर्टिकल 178 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हाउस है, हाउस में मेजॉरिटी को एंजॉय करना चाहिए, मेजॉरिटी के कॉन्फिडेंस को एंजॉय करना चाहिए स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। वो यदि ये
2/3 मेजोरिटी से जब एक ग्रुप है जिसने कहा है कि, और अपने बॉडी में भी लिखा है उसने पिटीशन के, कि उसमें वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, सो वी आर विड्रॉइंग दैट सपोर्ट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसके बाद जब उन्होंने कॉन्फिडेंस ही उसमें से अपनी सरकार से और उद्धव ठाकरे से वापस ले लिया, तो अब जो 2/3 मेजोरिटी के साथ जो ग्रुप है वो ऑफिशियल ग्रुप है, और उस ऑफिशियल ग्रुप के साथ अब वो, मैं अपने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि गवर्नर के पास अभी सबसे बड़ा पावर होगा अंडर आर्टिकल 174(2)(b, और वो हाउस को कन्वीन भी करवा सकते हैं, और जबकि उनके पास बहुत बड़ी बात कही। और मानस शिंदे जी, मैं इसी बात पर आपका भी पक्ष सुनना चाहती हूँ। बड़ी खबर आ रही है 5 जुलाई तक होटल में रहेंगे बागी एमएलए। मैं पूछना चाहती हूँ, सबसे बड़ा सवाल जो है, असली शिवसेना कौन सी है? उद्धव ठाकरे जी के पास जो 15 हैं, या इस वक्त जो 39 गुवाहाटी में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बुकिंग 5 जुलाई तक एक्सटेंड करवा ली है गुवाहाटी में रहने की, ये असली शिवसेना है? क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा एमएलएस की शिवसेना है। सतीश माने शिंदे जी, इस पर लीगल क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने किसी और चैनल पे बोला है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस गई है सिर्फ 16 लोगों के खिलाफ गई है, बाकी लोगों के खिलाफ गई नहीं है। और मैं समझता हूं कि बाकी लोग जो जाके उनको जुड़ गए हैं बाद में, लगता है कोई चाल हो कि उन लोगों को मना के वापस लाने के लिए शिवसेना ने उनको भेजा गया हो सकता है, क्योंकि उदय सामंत जो मिनिस्टर है वो तो 24 तक बॉम्बे में था। दीपक केसरकर जो पहले होम मिनिस्टर थे वो भी इनके साथ ही थे। आदित्य ठाकरे जी के साथ उन्होंने गाड़ी में गए थे। कुछ भी हो सकता है। आज दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, मानस शिंदे जी कह रहे हैं आप मनाने के लिए उद्धव ठाकरे जी द्वारा या आदित्य ठाकरे जी द्वारा आप मैसेंजर के रूप में गए हैं गुवाहाटी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि प्रेशर टैक्टिक्स है। वो एक गुमराह करना चाहते हैं हमारे जो विधायक है उनको, और ऐसे बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई है। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके कोई विधायक हमारे साथ है तो सीक्रेटली आके मुझे मिले। I'll see to it they will properly reach Mumbai. It is my duty, मैडम, क्योंकि किसी ने किसी को जबरदस्ती रोक के नहीं रखा है, और उन्हें किसी को भी लगता है कि उनको जबरदस्ती रोक के रखा है तो हम उनका टिकट कटवा लेंगे, उनको सेफली मुंबई पहुंचा देंगे जैसे देशमुख जी को पहुंचाया था। और दूसरी चीज ये है कि मैं उद्धव साहब से बात करने के लिए वहां रुका था, लेकिन जिस तरह की ट्रीटमेंट मुझे मिली और आज जो भी रास्ते पे चल रहा है, ये कल्चर नहीं है महाराष्ट्र का, और मैं उसको कभी सहन नहीं करूंगा। दीपक जी, आप उस होटल में अब 24 तारीख से हैं, आज 27 तारीख है। आप लोगों को जबरदस्ती वहां रखा गया है, वहां बहुत सुरक्षा है, आप लोग बाहर आ जा सक रहे हैं, किसी से मिलने की इजाजत, किसी से बात करने की इजाजत, कोई आपके फोन जब्त किए गए हैं, ऐसा कुछ है? आज एक नेशनल चैनल पर आप बताइए देश के लोगों को कि आपको वहां जबरदस्ती किसने रखा है, और क्या बीजेपी के नेता वहां आकर आपसे कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, सबके मोबाइल अपने अपने पास है। आज तो हमने शिंदे साहब को ऐसे बोला कि आप हमारे मोबाइल रख लीजिए, लेकिन 2-3 दिन पहले हमने सब हमारे मोबाइल एक एक बैग में रख के उनके पास दे दिए थे। जब शिंदे साहब को ये पता चला तो वो खुद हर एक एमएलए के पास गए, उन्होंने बोला कि ये गलत काम है, आपके मोबाइल आपके साथ होने चाहिए। ऐसा नेता क्यों मोबाइल दूसरे के ले लेगा? लेकिन जो एक कोशिश हो रही है कि मोबाइल पे कुछ भी बोलो और एक प्रेशर क्रिएट करो। मैं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आई बिलोंग टू कोंकण रीजन। वहाँ के बहुत बड़े नेता थे मधु दंडवती जी। तो मधु दंडवती जी हमेशा हमको बोलते थे कि इलेक्शन इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी का गेम खेला जा रहा है हम लोगों के साथ। हम मैच्योर्ड एमएलएज है, तो मेरी ये विनती है कि हमारे साथ ऐसा खेल मत कीजिए, जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए।
हमें भी बहुत लगता है कि हम अपने सारे मातृभूमि सारे पे वापस पैनल पर हाथ उठ रहे हैं। बहुत सवाल, आपने सर, बहुत एक- बड़ी एक बात सवाल कही है। पूछता हूं, एक पब्लिक सवाल। के भी 2 सवाल हैं, वीडियो के सवाल हैं। पहले पब्लिक के सवाल सुन लेते हैं और मैं सबको एक एक मौका दूंगी 30-30 सेकंड का। आज और कुछ नहीं करेंगे, पब्लिक के सवाल सुनेंगे और सब अपनी बात कहेंगे। विक्की मध्यानी वाराणसी से और कुलदीप रावत देहरादून से पूछ रहे हैं ये सवाल। उद्धव सरकार रहे या जाए, क्या पर्दे के पीछे बीजेपी का खेल उजागर नहीं हो रहा? मेरा सवाल उद्धव ठाकरे से ये है कि आपने जो बोया है वही तो आप काट रहे हैं, अब आपको ऐसे में कष्ट क्यों हो रहा है? किशोर तिवारी जी, जो बोया वही काट रहे हैं, अब कष्ट क्यों हो रहा है? एक मिनट, देखो 30 सेकेंड। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी ने बोया इस वजह से ये परिस्थिति आई। लेकिन मैं दीपक केसरकर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो ये बहुत महत्व का सवाल है नाविका जी, कि उनका कोर इशू और डिफरेंसेस का जो कोर इशू है वो रिजॉल्व होता है तो क्या वो शिवसेना और उद्धव जी के पास लौट आएंगे? ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। और हम देखो उनके जितने ग्रीवेंस है उसमें बहुत सारे क्या grievance अगर valid है। उद्धव जी बीजेपी के साथ जाएं तो दीपक जी आप वापस लौटकर आ जाएंगे मुंबई उद्धव जी के पास? सवाल। मैडम, मैंने आज एक ब्लॉग डाला है, उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि उद्धव साहब ये एग्री करे कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, तो ये जो पब्लिक का मैंडेट था बीजेपी और सेना के लिए, उस मैंडेट को वो ऑनर करे, वही हमारे नेता है। और उनके अमिताभ सिन्हा जी, उनसे क्या सलाह आप लेके ही नई सरकार अब बनेगी। बीजेपी शिवसेना को एक्सेप्ट करेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को? नविका जी, आप एक मुझे चीज सवाल मैं पूछ आपको रहे हैं? तब से कहना चाह रहा हूं, जो ये सारा गेम और आपको भी आप नहीं, मैं एक जो सबों को मुहरा बना रही है ये उद्धव सरकार और एनसीपी शरद पवार की, कि ये लोग जो हैं वो हमारे पॉन हैं, हमारे वहाँ पर ट्रोजन हॉर्सेज हैं जो मौके पे हमारे यहाँ जाएंगे। यदि इतना कॉन्फिडेंस है तो ये कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में क्यों नहीं ला रहे हैं? यदि इनको कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो ये जो भी इनके ट्रोजन हॉर्सेज हैं, इस पूरे सस्पेंस का एक ही हल है, वो है फ्लोर टेस्ट। क्यों ये फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी नहीं होना चाहिए? सुहेल क्योंकि सेठ जी, ये लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों का। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्निंग महाराष्ट्र। जैसे दीपक जी ने कहा ना कि ये साइकोलॉजी है, आपको लोगों ने गवर्नेंस के लिए इलेक्ट किया है। अगर साइकोलॉजी के लिए इलेक्ट करते तो सिगमंड फ्रॉइड के पास जाते, नंबर 1। नंबर 2, जैसे दीपक जी ने पहले कहा कि मैं बड़ी चेष्टा कर रहा हूं उद्धव जी से बात करने की। 2.5 साल से अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हुई, स्टेट क्यों सफर करे? ये तो एकदम मजाक हो रहा है यार। यहाँ कोई बोल रहे कि मैं उद्धव जी से नहीं मिल पा रहा, कोई बोल रहे मैं शरद पवार से नहीं मिल पा रहा। वहां बेचारा जो आम आदमी है, जो फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं, अभी आपकी 70% रिड्यूस रेनफॉल होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उद्धव जी सिंपैथी चाहते हैं बिकॉज़ ऑफ स्पाइनल बहुत इंजरी। सही मुद्दा उठाया सुहेल सेठ जी ने। जनता का क्या, ये मोहरे चलते रहेंगे और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। नरसिम्हा राव के समय पर एक ऐसा हुआ था, जेएमएम ब्राइबरी केस जिसे कहा गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। 1 वोट से गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और तब कांग्रेस के गिरधर गोमंग चीफ मिनिस्टर भी थे और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा भी नहीं दिया था। 2 पोजीशन, तब भी उन्होंने एक सरकार गिराई थी। क्या ये सरकार का खेल इसी तरह मोहरों का खेल चलता रहेगा या कोई जनता की सोचेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है और आज पब्लिक की मांग है कि अब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कौन से नंबर किस तरफ, ताकि आगे पब्लिक के लिए जो वोट लिए थे वो पब्लिक का काम आगे चल सके। क्योंकि पब्लिक सबकी बॉस है, लेकिन आज पब्लिक की कोई सुन नहीं रहा, सोच नहीं रहा। ये खेल खत्म होना चाहिए राजनीति का, फ्लोर टेस्ट और फिर सरकार जो पब्लिक के लिए काम करे। आज सवाल पब्लिक का बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।